परिचय दीजिए अपना। नहीं, जैसे वो आपने थोड़ा सा परिचय दीजिए। हरिप्रसाद दुबे, ग्राम ग्राम अटहरा। अच्छा दुबे जी, आज के प्रदेश में देखा जा रहा है जो आमतौर पे भारत और गांव के ग्रामीण अंचलों की बातें होती है, कुछ लोक कृतियां जिससे कुछ हम लोगों की सूक्ष्म चर्चाएं पूर्व में भी हुई। आप एक पहल समाज के लिए और लोगों के लिए करना चाह रहे थे। जैसे आपने एक बात चर्चा हुई थी हमारी आपकी कि मैं दहेज लेना और दहेज देना एक बहुत बड़ी कुप्रथा मानता हूँ, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार थे? देखिए, दहेज हम मानते हैं कि ये समाज में एक कुप्रथा है, इसे खत्म होना चाहिए और हम ही नहीं सबको मानना चाहिए। जितने लोग भी बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं उनको इस पर आगे आके पहल करना चाहिए। अभी हम लोगों ने प्रयास किया है, तो यही 7 जुलाई को, आज हम 21 जुलाई को आपके साथ हैं और 7 जुलाई को हम लोगों के प्रयास से एक विवाह हुआ है दिन में और मंदिर में बाबा पहाड़ी जी के स्थान पर, और दहेज मुक्त हुआ है। तो हम अपने अभियान की सफलता मानते हैं। शुरुआत आपने यहीं से की जी, अपने अभियान की कहीं ना कहीं शुरुआत आपने यहीं से की। जी। अच्छा दुबे जी, एक चीज आपसे ये चर्चा रहेगी, क्या दहेज मांगना या देना, आपने जैसे कि कहा कि एक कुप्रथा लोगों के मन में हो चुकी है, दिलो दिमाग में बैठ चुकी है, तो मेरा एक सवाल ये आपसे, अगर कोई युवक है और कोई युवक अपनी पुत्री, मान लीजिए पुत्री की शादी होने वाली है, वह अपनी पुत्री की शादी जो है अगर अपने से अपर, मान लीजिए कोई अधिकार देखा ही जाता है समाज में, वह लालच में अपने पुत्री को सरकारी जॉब वाले बच्चों से या फिर जो हाई फाई सोसाइटी से जो है विवाह करने की कोशिश करता है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि अगर आपका जो सामाजिक स्तर है उसी स्तर पे अगर शादी की जाए तो फिर ये सही रहेगा। देखिए, सही तो यही है, हर बेटी का बाप चाहता है कि हम अपने से बड़े घर में, बड़े कुल में अपनी बेटी का विवाह करें। उसके लिए वो अपनी क्षमता से ऊपर उठ के दहेज रूपी लेन देन करता है। अच्छा, और स्वार्थ किसका बना प्रथम श्रेणी में अगर देखा जाए? प्रथम श्रेणी में देखिए, स्वार्थ जिसे हम कह रहे हैं वो आज के समाज में बेटी के बाप की मजबूरी है, जिसे हम स्वार्थ कहते हैं। और दहेज लेना, ये लोग अपना स्टेटस समझ रहे हैं कि हम इतना रुपया पाए, गाड़ी पाए, कार पाए, पर ये भूल जाते हैं कि जो रिश्तेदार उनका समधी बना और जो बेटी उनके घर आई जिससे उनके वंश वृद्धि होगी, उसके बाप से पूछा जाए कि वो संपत्ति वो कहां से लाया और कैसे दिया। कोई खेत बेच रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई नात रिश्तेदारों से कर्जा ले रहा है, समाज में अपमानित जीवन जी रहा है और निंदा का पात्र हो जा रहा है जब वो समय से चुका नहीं पा रहा है। ये सब दे के तब वह उस बाप के स्टेटस को बनाता है कि हम, आप इतना दहेज पाए हैं और हम इतना दहेज दिए। तो इसको तो समाप्त होना चाहिए। तो जरूरत क्यों पड़ती है लड़की बाप को अपने कम कर, जो उसके सामाजिक स्तर है उसी समाज के अगर लोगों से, अगर कोई लड़का है सरकारी नौकरी ना करके प्राइवेट सेक्टर में ही है और उसकी पुत्री अपना शादी करना चाहता है, पिता उसके जीवन यापन के लिए उतना कमा ले रहा है, खर्च निर्वहन कर लेगा, उसी पे अगर शादी की जाए, ना सरकारी बच्चों से की जाए, अगर जिसकी स्टेटस आपका उसी स्टेटस में की जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये दहेज कुछ कम असर तक कम होगा। पहले ऐसा ही होता था, पर ये विकृति आई है समाज में और बड़े पैमाने पर आई है। इसी कारण आप देखेंगे कि हर गांव में 2, 4, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो खाली घूम रहे हैं, और जो बेटियां विवाह के लायक हैं उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। तो पहले ऐसा ही होता था कि अपने बराबर में लोग विवाह करते थे, नौकरी की होड़ नहीं थी, केवल ये देखा जाता था कि खाने पीने की व्यवस्था है, हाथ पैर सही है तो विवाह कर दीजिए, और वो जीवन बड़े आराम से चलता था।
ऐसा नहीं कि अब जो नौकरी वाले विवाह हो रहे हैं, दहेज लेके हो रहे हैं, वही समाज में आदर्श स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं एक लालच भी फिर भी आपका इसमें लालच ही है ये कि हमने लड़के को पढ़ाया लिखाया, इतना खर्च किया, तो अब बेटी के बाप से हम वसूल लें। लड़के के साथ साथ लड़की के पिता से भी लालच तो कहीं ना देखिए, लड़की के पिता की मजबूरी बनती जा रही है और लड़के के बाप का लालच प्रबल होता जा रहा है। तो मजबूरी क्या बन रही है? मजबूरी ये बन रही है कि आप अगर अच्छा दहेज नहीं देंगे तो अच्छे घर भर में आपका विवाह नहीं हो पाएगा। जो सरकारी नौकरी में वही अच्छे पर घर है और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके पास नहीं है। एक मानसिकता ऐसी क्रिएट कर दी गई है समाज में कि सरकारी नौकरी वाले ही अच्छा जीवन यापन करते हैं, समाज में उन्हीं का जो है मान सम्मान है, प्राइवेट वाले उस लेवल के नहीं है। अच्छा। जबकि जीवन का भरण पोषण सब लोग कर रहे हैं, जिनकी नौकरी है वो भी, जिनकी नहीं है वो भी। अब सरकारी नौकरी पर इसलिए लोग जोर मारते हैं कि सरकारी नौकरी में जितने लोग हैं उनका एक जीवन का एग्रीमेंट हो जाता है कि आप आनंद में रहेंगे, नौकरी कम भी करेंगे, नहीं करेंगे तब भी आपको वेतन मिलेगा। आप नौकरी के नाम पर राजनीति करो, वेतन लेते रहो। अगर ऐसा नहीं होता तो 80,000 1,00,000 रुपया पाने वाला प्राइमरी का मास्टर अपने बेटे को प्राइवेट कॉन्वेंट में जहां 5,000 7,000 लोग पाते हैं वहां पढ़वाता। कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि हम ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने शिक्षा का जो है आदान प्रदान ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़वाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दूसरे, अगर लड़की वर पक्ष की बात करें या फिर कन्या पक्ष की, तो दोनों कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। हाँ, मजबूरी स्वार्थ बन गया। कन्या का पिता सोचता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी, बढ़िया पैसा आ रहा है, बढ़िया व्यवस्था है, सरकारी नौकरी है, सब व्यवस्था ठीक ठाक है। तो वही कहीं ना कहीं वर पक्ष भी सोचता है कि अगर यहाँ पे हाई फाई सोसाइटी है तो जो आज तक जीवन में मैंने खर्चा किया अपने खुद के ऊपर, वो सारी वसूली नहीं होगी। देखिए, कन्या का पिता सोचता तो है और सोचने के लिए विवश है, सब कुछ करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि उस कन्या को सुख मिलेगा। क्योंकि एक सूत्र है, एक श्लोक है कि पुत्रियते जाता महतीय चिंता, कन्या का जन्म ही चिंता का विषय है। कस्मई प्रदीयते महान वितर्क, किसके हाथ में दिया जाए ये बहुत बड़े तर्क का विषय है। दत्वा सुखम प्राप्त नवेद, गारंटी नहीं है कि कर्जा ऋणिया लेके हमने अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में कर दिया तो हमारी बेटी को सुख देगा। इसलिए पुत्री पितृत्व खल नाम कष्ट है, जैसे दुष्ट सज्जन के लिए कष्टकारी होता है उसी तरह बेटी पिता के लिए होती है। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आपका एक नारा भी है, दहेज मुक्त विवाह खुशहाल समाज की पहचान। जी, इसीलिए इसको पूछा गया और जाना गया। चलिए, धन्यवाद।